प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हिंदी में लेखन दो प्रकार से होता है, गद्य और पद्य में। इसलिए हिंदी के साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला काव्य साहित्य का इतिहास और दूसरा गद्य साहित्य का इतिहास। हम आज अध्ययन करेंगे काव्य साहित्य के इतिहास के विषय में। काव्य साहित्य के इतिहास को समझने के पहले हम काव्य को समझें। काव्य क्या चीज़ है, काव्य किसे कहते हैं। परिभाषा के तौर पर इसे हम यह कह सकते हैं कि लय, तुक, यति, गति से बधी रचना को काव्य कहते हैं। यानी जो लयात्मक हो, पद्यात्मक हो, जिसमें छंदबद्ध छंद का नियम हो, उसे हम काव्य कहते हैं। काव्य के दो भेद हैं, नंबर 1 श्रव्य काव्य और नंबर 2 दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जो हम कानों से सुनते हैं, दृश्य काव्य जिसे हम कानों से सुनते भी हैं और देखते हैं, जैसे नाटक आदि को। अब हम श्रव्य काव्य के भी भेद जानेंगे। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, नंबर 1 प्रबंध काव्य और नंबर 2 मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। नंबर 1 महाकाव्य, नंबर 2 खंड काव्य और तीसरा आख्यानक गीतियाँ। और मुक्तक काव्य को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला पाठ्य मुक्तक और दूसरा गेय मुक्तक। अब हम इनको सब के विषय में जान लेते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था कि प्रबंध काव्य के अंदर हम तीन को जानते हैं। प्रबंध काव्य को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 महाकाव्य। महाकाव्य में किसी नायक के जीवन का आदि से अंत तक का वर्णन होता है। इसमें नायक उदात्त चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार, शांत आदि अनेक रस प्रधान होते हैं। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए। महाकाव्य की कथानक में धारावाहिकता होती है, जिसमें पाठक भाव विभोर हो जाता है और उसके प्रसंग में इतनी मार्मिकता होती है कि पाठक भाव विभोर होने के लिए मजबूर हो जाता है। उसमें अनेक मार्मिक प्रसंगों का समावेश होता है। बहुत से महाकाव्य प्राचीन काल से लिखे जा रहे हैं। आप जैसे महाकाव्य में पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ है, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस जिसको तुलसीदास ने लिखा है, साकेत, विप्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन, ये अनेक महाकाव्य हैं। दूसरा भेद है खंड काव्य। खंड काव्य में हम किसी जीवन के या किसी नायक के व्यापक जीवन का नहीं, किसी एक समय का, एक घटना का हम अध्ययन करते हैं, उसका वर्णन होता है। और यह महाकाव्य से छोटा होता है। यह 1 या 2 सर्ग का भी हो सकता है, लेकिन खंड काव्य में अपने में पूर्णता होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि जितने में होता है उतने में नायक का पूरा चरित्र उस चरित्र को इंगित करता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि खंड काव्य एक ही छंद में लिखा जाता है, अर्थात खंड काव्य में एक ही छंद प्रयुक्त होता है। जैसे पंचवटी, जयद्रथवध, नहुस, सुदामा चरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी अनेक इसमें खंड काव्य हैं। इसमें अब हम तीसरा अध्ययन करेंगे। आपको मैंने बताया था
कि प्रबंध काव्य के 3 भेद बताए थे, जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतिका। तो आख्यानक गीतियाँ यह महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी आख्यानक गीत हैं। इनमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों के माध्यम से कथा कही जाती है। इनकी भाषा सरल स्पष्ट होती है। इसमें गीतात्मकता, नाटकीयता इसकी विशेषता है। जैसे कि इसमें झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट आदि अनेक आख्यानक गीतियाँ हैं। इसके बाद मैंने आपको प्रबंध काव्य के दूसरा भेद बताया था। काव्य का दूसरा भेद था, आपको मैंने बताया था मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य 2 भाग बताए थे। मुक्तक काव्य माने जो, जैसा नाम ही है, मुक्तक मुक्त होता है। मुक्तक काव्य महाकाव्य खंड काव्य से भिन्न होता है। इसमें अनेक अनुभूतियाँ या कल्पना का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य और खंड काव्य की तरह धारावाहिकता नहीं होती है। इसमें एक वर्ण विषय अपने में ही पूर्ण होता है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। जैसे कि बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, शूर और मीरा के पद। अब इसको भी मुक्तक काव्य के भी मैंने 2 भेद बताए थे, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक इसमें विषय की प्रधानता रहती है। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। इसमें किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है और किसी विचार या रीति का वर्णन किया जाता है। जैसे कबीर, तुलसी, रहीम आदि के भक्ति नीति के दोहे, बिहारी के रचनाएं ये पाठ्य मुक्तक में आते हैं। गेय मुक्तक इसे गीत या प्रगति काव्य भी कहते हैं। इसमें भाव की प्रधानता होती है। आत्माभिव्यक्ति और सौंदर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता इसमें प्रधानता होती है। अर्थात गेय का मतलब होता है जो कि गाने योग्य होता है। तो इस प्रकार से गेय मुक्तक। तो आज मैंने आपको काव्य के भेद बताए। आगे हम, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई विषय पढ़ते हैं तो उसका इतिहास जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी में रचनाएं 2 प्रकार से होती हैं, गद्य और पद्य में, इसलिए हिंदी का 2 इतिहास है। तो आज हम सभी पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल और नंबर 4 आधुनिक काल। यहाँ जानने की बात है, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को अनेक विद्वानों, अनेक लेखकों ने लिखा है, जिसके अनुसार इसका समय, इसका नामकरण भिन्न भिन्न है। आज हम जो प्रमुख है, जो प्रचलित है, उसका यहाँ वर्णन करेंगे। पहला है आदिकाल। इसका समय है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी माना है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने इसको 743 से 1643 ईस्वी तक माना है। तो आदिकाल का समय। इसके बाद दूसरा आता है भक्तिकाल। इसका समय है 1343 से 1643 तक। रीतिकाल का समय है 1600 ईस्वी सन 1643 से 1843 तक।
और चौथा है आधुनिक काल 1843 से ईस्वी से अब तक जो चल रहा है वह आधुनिक काल है। हम पहले जानेंगे आदिकाल। जैसा आप नाम जानते हैं कि आदिकाल से ही आप लोग समझ रहे होंगे ये काव्य साहित्य का प्रारंभिक काल है। हिंदी काव्य साहित्य में आदिकाल को समझने के लिए जैसा कि समय आपको मैंने बताया कि आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से माना है, जबकि राम कुमार वर्मा ने 743 ईस्वी से माना है। लेकिन अधिकांश विद्वान हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को मानते हैं। सरहप्पा का रचना काल समय है 769 ईस्वी से प्रारंभ इनका रचना काल होता है। इसी आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 769 ईस्वी ही माना है। लेकिन हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी माना जाता है, जो कि दूसरी ओर विद्यापति आदिकाल के अंतर्गत माने जाते हैं और इनका रचना काल 1379 से लेकर 1418 ईस्वी तक है। तो इस प्रकार से जो भी हो समय, लेकिन 743 से 1643 ईस्वी का समय ही समीचीन बैठता है। और उस समय हमारा देश छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। यहाँ राजपूत शासक थे, वे आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा लड़ा झगड़ा करते थे। हमेशा युद्ध का वातावरण था और युद्ध का वातावरण के साथ साथ यहाँ हमेशा राष्ट्रीय एकता का अभाव था। तो इस काल पर इन सब व्यवस्थाओं का अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो इस काल की विशेषताओं को हम जानने के लिए इसमें कई प्रकार की रचनाएं हुई। तो जैसे कि इसमें जो साहित्यिक प्रभाव जो पड़ा, इसकी कई धाराएं चलीं। जैसे सिद्ध साहित्य था, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, ये अनेक प्रकार के साहित्य हुए और इसमें चलता गया। इस प्रकार से हम आदिकाल की विशेषताओं को जानने के लिए कुछ टिप्स जानते हैं। जैसे रासो ग्रंथों की रचना, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रय राजाओं की प्रशंसा, सामूहिक एकता का अभाव, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। इस प्रकार से ये विशेषताएं हुई। अब इस काल को जानने के लिए इस काल में जो प्रमुख साहित्य रचा गया वो रासो साहित्य है। रासो साहित्य का इसको जैन मुनियों द्वारा रास काव्य वीर गाथाओं में लिखी और रासो काव्य में इन्होंने लिखा। और उस समय जबकि रासो परंपरा में रचित काव्य मुख्यतः वीर गाथा में ही थे। यद्यपि विद्वानों ने आदिकाल को कई नामों से जानते थे, क्योंकि इसमें वीर रस में रचनाएं होती थी, तो इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। और जो राजा थे, राजाओं के यहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे, उनके यहाँ भाट कवि होते थे, इसलिए इसे चारण काल भी कहते हैं। तो आदिकाल को वीर गाथा काल और चारण काल भी कहते हैं। इस काल के कवियों में दलपत हैं, इनकी रचना है खुमान रासो। नरपत नाल ने लिखा विशल देव रासो। चंद्रबरदाई का पद्मावत महाकाव्य है, चंद्रबरदाई का पृथ्वी राज रासो, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो, और जिसको आल खंड कहते हैं, इसमें आला उदल की रचनाएं हैं। आला उदल के विषय में लिखा गया है, इसलिए आल खंड भी कहते हैं। सारंगधर द्वारा लिखित हमीर रासो, ये ग्रंथ रासो ग्रंथों में प्रसिद्ध हैं। पृथ्वी राज रासो इस काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है।
इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। इस काल में जैसा आपको विशेषता मैंने बताया है कि डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्य साहित्य के विषय में आज हम लोग इतना ही जानेंगे। आदिकाल हमने पढ़ा। अगले वीडियो में आपसे मैं भक्ति काल और आगे के कालों का वर्णन और चित्रण करूंगा। आप सभी मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। आप लोग, मेरी एक इच्छा रहती है कि आप लोगों ने कितना जाना सीखा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कई ग्रुप बनाए हैं, उसमें आप जुड़ कर के उससे भी आप अपनी समस्या बता करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा को लिख करके भेजें, जिसका समाधान मैं करूँगा। पुनः मैं आपसे अगले वीडियो के साथ मिलूँगा।